Namaskar. I am R.K. Verma, scientist from Central Groundwater Board, Ministry of Jal Shakti, Jaipur. Today, I am going to talk regarding the hydrogeology and groundwater assessments. How we assess the groundwater resources, that I will talk. So it's a overall picture of hydrogeology. It deals with all the aspects of the hydrogeology in the basics, like what is groundwater, how groundwater moves, how groundwater is explored, and how groundwater is surveyed, and then how groundwater is assessed. Means to say that how much groundwater is present in ground and how we can utilize, and then in future how we can manage it for our future plannings. If we just see water, if we will start with water. Water overall in nature, if we see that in sea it's 97.20%. As glaciers it is 2%. And the groundwater is very meager. It is 0.60%. And surface water is 0.05%. So most of the water present in the nature is saline. Only 2% of freshwater resources are available in nature that can be utilized for drinking and domestic purposes. So let's start with the hydrogeology. That is our basic topic. Hydrogeology is branch of natural science dealing with occurrence, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. ये ग्राउंड वाटर है जमीन में कैसे उपस्थित है, इसका मूवमेंट कैसे होता है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजियोलॉजी में. हाइड्रोजियोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स इट्स इंटर रिलेशन विद सरफेस वाटर. सरफेस वाटर के साथ में इसका रिलेशनशिप, हाउ इट इज रिलेटेड, how it is exploited by human man for different uses, what are its quality aspects, how it is polluted, and how do we manage the groundwater. This all is dealt with hydrogeology. Hydrogeology. Let's start with groundwater. Groundwater, अगर हम देखते हैं as a whole scenario on earth, we see water is either present on the surface in form of rivers, ponds, lakes, or the ground, or the water is present beneath the ground that we cannot see. It is concealed, it is inside the earth surface. This water is called as groundwater. So the water which is present beneath the earth surface in the pore spaces of the soil and the fractures is called as groundwater. And the top level of that water is called the water table. Between the water table and the land surface, it is the unsaturated zone or the wet zone. जमीन में क्या होता है जनरली, अगर हम अर्थ को देखते हैं तो सॉफ्ट रॉक दिखेगा या फिर हार्ड रॉक दिखेगा. सॉफ्ट रॉक है दैट इज मेड अप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इसमें जाके ग्राउंड वाटर बैठ जाता है, जमा हो जाता है. ठीक है. और जब वो पानी नीचे इन स्पेसेस से होते होते नीचे परकोलेट करता है, तो नीचे जाके सैचुरेटेड जोन में जाके वो इकट्ठा हो जाता है. तो जोन ऑफ सैचुरेशन के ऊपर का जो जोन है जहां पर पानी उपस्थित नहीं है, दैट इज वेडोज जोन और द अनसैचुरेटेड जोन. अब ग्राउंड वाटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो एक्यूफर. एक्यूफर क्या होता है? एक्यूफर इज अ यूनिट ऑफ रॉक और अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट विच कैन यील्ड यूजेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर. एक्यूफर मतलब सिंपल सी बात, ऐसी कोई भी फॉर्मेशन जो पानी को रख सकता है, मूव कर सकता है, और अगर हमको चाहिए तो वो हमको दे सकता है. दैट इज एक्यूफर. कोई भी फॉर्मेशन अगर पानी को अपने आप में रखती है, उसको मूव कर लेती है अपने आप में, और अगर जरूरत पड़ने में हम उसमें से पानी को वापस निकाल सकते हैं, तो ऐसे फॉर्मेशन को हम एक्यूफर कहते हैं. जनरली फॉर्मेशंस चार प्रकार की होती है.
एक्यूफर, एक्यूट्यूड, एक्यूटार्ट और एक्यूफ्यूज। अगर कोई फॉर्मेशन पानी को स्टोर करती है और ट्रांसमिट भी करती है, मतलब रखती है और दे भी सकती है, देन इट्स कॉल्ड एक्यूफर। अगर कोई ऐसी फॉर्मेशन है वो सिर्फ स्टोर ही करती है एंड इट डज नॉट ट्रांसमिट, देन इट्स एक्यूट्यूड। अगर स्टोर भी नहीं कर सकती है, ठीक है, थोड़ा ही रख सकती है, देन एक्यूटार्ट। और ना तो स्टोर करे और ना ही वापस दे, दैट इज एक्यूफ्यूज। मतलब सिंपल सी बात, अगर कोई ऐसा फॉर्मेशन है बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, उसमें पानी को एंटर होने के लिए कोई स्पेस नहीं है, तो वो एक्यूफ्यूज हो गया। स्पेस है, पानी अंदर चले गया बट बाहर नहीं आ सकता है, तो वो एक्यूटार्ड हो गया। पानी अंदर चले गया और जरूरत पड़ने पे वापस मूव कर सकता है स्पेसेस में, और हम उसमें से पानी निकाल सकते हैं, देन इट्स अ एक्यूफर। अब एक्यूफर टाइप्स हैं जो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड। जनरली क्या होता है, जमीन के अंदर नीचे अगर हम देखें ग्राउंड में, तो वी विल फाइंड दैट वाटर व्हेन मूव्स थ्रू द पोर स्पेसेस, तो पोर स्पेसेस के बीच में जो पोर स्पेसेस है वो अगर इंटरकनेक्टेड है तो वो पानी आगे मूव करता है। अगर वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, नीचे अगर ऐसा फॉर्मेशन अगर आ जाता है जो उस पानी को आगे मूव करने नहीं देता है, तो पानी वहाँ पर स्थिर हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा एक्यूफर हो जिसके बीच में, जिसके अंदर पोर्स तो है और नीचे एक ऐसी लेयर है जो पानी को फर्दर मूव नहीं करने दे रही है, तो फिर ऐसे एक्यूफर को हम कहते हैं अनकन्फाइंड एक्यूफर। फिर है एक कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर क्या है कि ऐसा कोई एक्यूफर जिसके ऊपर भी ऐसा फॉर्मेशन हो जो पानी को मूव नहीं करने दे रहा है, और नीचे भी एक ऐसा फॉर्मेशन है जो पानी को मूव नहीं, इम्परमिएबल फॉर्मेशन है जो पानी को नहीं मूव करने दे रहा है। पानी उन दोनों फॉर्मेशन के बीच में सैंडविच हो गया है, तो ऐसे एक्यूफर को हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, ये जैसे हिली एरिया है, ठीक है। हिली एरिया में पानी जब मूव करता है तो एक होती है रिचार्ज जोन। ये तीन फॉर्मेशंस है, एक्लिक्यूड, ये ब्लू वाला एक्यूफर जिस पे पानी मूव कर सकता है, और फिर नीचे एक्लिक्यूड मतलब इम्परमिएबल लेयर। तो ये पानी जब हाई लैंड से होता होता रिचार्ज एरिया से होता 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 अंदर जाता है, और जब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों ऊपर और नीचे दोनों फॉर्मेशंस इम्परमिएबल है, तो यहाँ पे जो पानी जमा हुआ है ये है कन्फाइंड एक्यूफर। ये पूरा कन्फाइंड एक्यूफर। अब यहाँ पे क्या है, पानी पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है। अगर हम यहाँ पे कोई वेल ड्रिल करते हैं तो उस प्रेशर के कारण पानी ऊपर टॉप लेयर तक आ जाता है, ग्राउंड लेवल तक। फिर दूसरा पानी होता है, ये एक्लिक्यूड के ऊपर भी अगर एक ऐसी फॉर्मेशन है जो परमिएबल है, यहाँ पे अगर पानी जमा हो जाता है तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में रहता है, दैट इज अनकन्फाइंड एक्यूफर। अब एक्यूफर के पैरामीटर्स। एक्यूफर पैरामीटर्स क्या है, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ट्रांसमिसिविटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्टोरेज। पोरोसिटी का मतलब बिल्कुल सिंपल बात कि अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द गिवन मटेरियल। कोई भी फॉर्मेशन जो बनी हुई है पार्टिकल्स की, सॉइल पार्टिकल्स की बनी हुई है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है दैट इज कॉल्ड द पोरोसिटी। स्पेसेस ज़्यादा है, हाई की पोरोसिटी, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। दूसरा है परमिएबिलिटी। अब पानी उन पोर स्पेसेस में कैसे मूव करता है। अगर वो पोर स्पेसेस हैं आपस में जॉइंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पानी आराम से उस पूरे फॉर्मेशन में मूव करता है। ऐसे फॉर्मेशन को हम बोलते हैं हाईली परमिएबल। अगर वो पोर स्पेसेस है जो इंटरकनेक्टेड नहीं है, लिमिटेड ही है, देन सच फॉर्मेशन इज कॉल्ड नो परमिएबल फॉर्मेशन, ठीक है। देन ट्रांसमिसिविटी। ट्रांसमिसिविटी क्या है, एक यूनिट थिकनेस का अगर कोई एक्यूफर है उसमें अगर पानी का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज इट्स ट्रांसमिसिविटी। स्पेसिफिक यील्ड क्या है, ये भी प्रॉपर्टी है एक एक्यूफर की कि वो कितना पानी दे सकता है। देखिए, पानी एक्यूफर के पूरी स्पेस में जाके जमा हो जाता है। मान लीजिए पूरी स्पेसेस के
बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, पूरा स्पेस है, मान लीजिए वो 10 क्यूबिक मीटर है, तो 10 क्यूबिक मीटर पानी उन पूरे स्पेस में जमा हो गया। पर जब हम उसको निकालते हैं तो सारा पानी कभी भी बाहर नहीं आता है, कुछ पानी उसमें चिपका रह जाता है, दैट इज रिटेन्ड विद इन द पार्टिकल्स। So the amount of water that can be extracted from an aquifer is called a specific yield, और जो रह जाता है स्पेसिफिक रिटेंशन। अभी मैंने बताया एक्यूफर्स दो प्रकार के हैं, एक तो अनकन्फाइंड, एक कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर में, अनकन्फाइंड एक्यूफर में हम बात करते हैं स्पेसिफिक यील्ड की, और अगर ये सेम चीज कन्फाइंड एक्यूफर में है देन वी टॉक अबाउट, देन वी से स्टोरेज और स्टोरेज कॉफिशिएंट और स्टोरेबिलिटी। अभी जो मैंने बात की तीन चीज, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, तो देखिए ये एक फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन में ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स के बीच में जो ब्लू कलर का ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पोरोसिटी। इसी में जाके पानी अपने जमा होता है। अब अगर ये पोर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे इस पिक्चर में हम देखेंगे कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो पानी का इनमें आसानी से मूवमेंट होगा एंड वाटर कैन मूव फ्रॉम वन फॉर्मेशन टू द अदर फॉर्मेशन। If these pore spaces are not connected, then such formation will keep water, but we will not get enough water. अब पानी का जो मूवमेंट है सरफेस से नीचे तक का, वो कैसे होता है? टॉप से जब पानी मूव करता है पार्टिकल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड। देन पर्कुलेशन इज द ट्रांजिट ऑफ इनफिल्टर्ड वाटर थ्रू द अनसैचुरेटेड जोन। ये देखिए, ये टॉप सरफेस है, यहाँ पानी गिरेगा, या पार्टिकल्स के बीच में पूरी स्पेसेस से होता होता नीचे परकोलेट होगा, फिर नीचे जाके जमा हो जाएगा। ये पूरा एक्यूफर है, यहाँ पे पूरा पानी है, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, तो ये पानी का मूवमेंट इस अनसैचुरेटेड जोन से जब नीचे जाता है तो दिट इज कॉल्ड परकोलेशन, या पूरा पानी जमा हुआ है, एंड दिस इज टॉप। अभी पानी का अगर हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें ग्राउंड में कैसे होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं टॉप से कैसे पानी पहले इस फॉर्मेशन में सॉइल में जाएगा, फिर नीचे जाके इस फॉर्मेशन में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये फॉर्मेशन पूरी पानी से भर जाती है तो इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड जोन। ये पूरा जोन में पानी भरा हुआ है, ये सैचुरेटेड जोन। पानी परकोलेट होके इस जोन से इस जोन में जाके भर गया, यहाँ कोई पानी नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड जोन। और इसके ऊपर की जोन है, दिस इज कॉल्ड सॉइल वाटर, रूट्स तक ही पहुंच जाता है, एंड दिस इज सरफेस। ये एक हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल हम बता सकते हैं कि कैसे पानी है पूरे एटमॉस्फेयर में कैसे मूव करता है। बारिश के बाद में इन्फिल्ट्रेट होगा, परकोलेट होगा, ग्राउंड में जाएगा, फ्रैक्चर्स में जाएगा, पोरस स्पेसेस में जाएगा, फिर वापस है जो ऊपर इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन के थ्रू होते वापस एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। ग्राउंड वाटर फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो को हम टू हेडिंग्स में स्टडी कर सकते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब बारिश का पानी कैसे ग्राउंड में अंदर जाएगा, दैट इज द इनफ्लो। आउटफ्लो जो वापस ग्राउंड से बाहर जाएगा। इनफ्लो कैसे होगा? ग्राउंड वाटर इनफ्लो इनटू द एक्वीफर, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू रेनफॉल। रिटर्न फ्लो फ्रॉम इरिगेशन, हम पेड़ पौधों को और जब हम खेती में पानी यूज करते हैं वो पानी नीचे परकोलेट होकर चले जाता है, दैट इज ऑल्सो इनफ्लो। Then seepage from canals, rivers, reservoirs, tanks, ponds. This all uh, uh, cause inflow. Outflow कैसे होगा? It is through evaporation, leaves के through evapotranspiration and the waste flow. अब ये जो ग्राउंड वाटर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सबसे पहले एक्सप्लोरेशन कैसे, हम सबसे पहले उसको हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? इट इज एक्सप्लोर थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, डकवेल्स। पानी जो जमीन में है उसको कैसे हम ढूंढेंगे? तो ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कुछ सर्वेस करने पड़ेंगे, जैसे जियोफिजिकल सर्वेस है, और ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने के बाद में
हम ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर जो पानी आएगा उसको हम स्टडी करेंगे उसका, कि उसका क्या क्वालिटी है, क्या उसका डिस्चार्ज है, कितना पानी है। ये सब फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि ग्राउंड के अंदर कितना पानी है। तो एक्सप्लोरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन, सब सरफेस एक्सप्लोरेशन। सरफेस एक्सप्लोरेशन क्या है? जियोफिजिकल मेथड से, रिमोट सेंसिंग मेथड से, जिसमें हम टॉप स्टडीज करके ये पता लगा लेते हैं कि ज़मीन में कितना पानी है। सब सरफेस एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स क्या हैं? आइदर हम ड्रिलिंग करके देखें, उस फॉर्मेशन तक जाएं, एक्यूफर तक जाएं और फिर पानी का पता लगाएं, या फिर जियोफिजिकल कुछ एक्टिविटीज़ करें, जमीन में करंट भेज के वापस जो करंट वापस आएगा उसको स्टडी करके देखें, तो वो जियोफिजिकल टेक्निक्स है। तो उससे हमको पता लगेगा कि ग्राउंड में कितना पानी है। तो ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन। एक बार जब हमको ट्यूबवेल बना के पता लग गया कि जमीन में कितना पानी है, देन देन वो हम उसका पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, उसका लिथोलॉग बनाएंगे। लिथोलॉग का मतलब है कि जो नीचे हमने ड्रिलिंग किया, वो जो फॉर्मेशन आया, वो फॉर्मेशन कैसा है, उसमें पानी कैसा था। तो वो जो फॉर्मेशन को हम जब देखते हैं तो हमको पता लगता है कि कि वो फॉर्मेशन वाटर बियरिंग फॉर्मेशन है या वाटर बियरिंग फॉर्मेशन नहीं है। तो वो हमको ड्रिलिंग के सैंपल्स के स्टडी से पता लग जाता है और जियोफिजिकल टेक्निक से भी पता लग जाता है। ये एक लिथोलॉग है। लिथोलॉग मतलब जब हमने ड्रिलिंग किया, जो सैंपल कटिंग्स आई उसको हमने स्टडी किया, तो डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ से जो फॉर्मेशन आई, उसके ग्रेन साइज को, ग्रेन कलर को, उसके टेक्सचर को, उसके स्ट्रक्चर को देख के हमको पता लग जाता है कि ये फॉर्मेशन में पानी होगा या नहीं होगा। तो वो हम एक लॉग चार्ट उसका बनाते हैं और अलग अलग डेप्थ पे हमको क्या फॉर्मेशन मिल रही है वो हम स्टडी करते हैं। इसके बाद में फिर हम ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग करते हैं। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग क्या है कि जमीन में पानी है, अब उसको कैसे वो बिहेव कर रहा है। हम पानी को यूज में ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट करके, और वापस वो बारिश से रिचार्ज हो रहा है। अब कितना पानी रिचार्ज हुआ, कितना पानी यूज हुआ, वो कैसे हमको पता लगेगा? दैट इज known through groundwater monitoring. So groundwater monitoring is a measurement of groundwater levels from the observation wells like open wells or purposely built tube wells, that is piezometers. ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग में हम क्या क्या मॉनिटर करते हैं? वाटर लेवल को मॉनिटर करते हैं और केमिकल क्वालिटी को और टेम्परेचर को। ये जो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग है हम एक फिक्स पीरियड पे करते हैं, जैसे दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मॉनिटरिंग, और एक कंटिन्यूसली, मतलब रोजाना हर हमने टाइम फिक्स कर रखा है, देन इट इज कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। जो पीरियोडिक मॉनिटरिंग है दैट इज यूजुअली डन मैनुअली, और जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है दैट इज monitored through the programmed water level recorders or the telemetric devices that continuously monitor the groundwater levels. अब जो जनरली हम ग्राउंड वाटर लेवल मॉनिटर करते हैं वो 4 पीरियड्स में करते हैं। एक बारिश के पहले, दैट इज प्री मानसून मॉनिटरिंग, वो मई की 20 से 30 मई जनरली इन राजस्थान। देन ड्यूरिंग मानसून पीरियड, देन ड्यूरिंग पोस्ट मानसून पीरियड, एंड फोर्थ मॉनिटरिंग इज पोस्ट इरिगेशन। इरिगेशन के बाद में भी हम मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि इरिगेशन में कितना पानी यूटिलाइज हो गया। और in a year once we monitor the groundwater quality also through water sampling, that is during the pre-monsoon period. This is all about the groundwater monitoring. अब ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग हम किन डिवाइसेस से करते हैं? जनरली स्टील टेप से है या फिर डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर्स होते हैं। ये जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस पिक्चर में ये हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये प्रेशर हेड को मॉनिटर करके और पानी के लेवल को जब फ्लक्चुएशन होता है तो उस प्रेशर हेड के डिफरेंस से हमको पानी का लेवल पता लगता है और एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम इसकी कर सकते हैं। ये डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। टेप, दिस इज साउंडर, एंड दिस इज DWR, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर। ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए काम करता है। तो वंस हमने वाटर का मॉनिटरिंग कर लिया तो हमको पता लग जाता है कि पानी का लेवल है वो कैसे बिहेव कर रहा है इन रेफरेंस ऑफ टाइम। फिर उसको हम प्लॉट करके एक जो ग्राफ बनाते हैं, दिस ग्राफ इज कॉल्ड हाइड्रोग्राफ। ये हाइड्रोग्राफ क्या है? इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ वाटर लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट शोज अ चेंज ऑफ ग्राउंड वाटर regime over a period of rainfall
एंड मैन मेड एक्टिविटीज़, बारिश से कितना पानी तो रिचार्ज हो गया, और हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने जो जितना पानी निकाल लिया है, तो उसके कारण जो वाटर लेवल के अंदर डिफरेंस आ रहा है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, दैट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोग्राफ। अब ये हाइड्रोग्राफ हमको क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट प्लान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस हाइड्रोग्राफ को देखने से हमको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में during that time span how water level is behaving, either that water aquifer is recharging or it is depleting। अगर लगातार इसके पीक से जो डाउन जाते हैं तो देन इट इज डिप्लीटिंग, और अगर ज़्यादा रिचार्ज हो रहा है, पानी कम निकाल रहा है, देन इट इज दिस ग्राफ इज राइजिंग ग्राफ। ये एक एग्जांपल है जो ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग करके और वाटर लेवल डेटा लेके प्लॉट करके फिर हमने ये डेप्थ टू वाटर लेवल एक मैप बनाया है। इसमें हमने 4 या 5 कैटेगरीज की हैं। इसको हम कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग करने के बाद में हमको ये पूरा एक मैप, दिस इज एग्जांपल ऑफ राजस्थान, और ये हमारा मई के मॉनिटरिंग के आधार पर हमने ये वाटर डेप्थ टू वाटर लेवल मैप बनाया है। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो रेड एरियाज हैं, इन सब एरियाज में जो वाटर लेवल है जो 40 मीटर से नीचे है। लाइट पिंक एरियाज हैं वो 10 से 20 वाले हैं, और ऐसे ब्लू, डार्क ब्लू, जो सबसे डार्क ब्लू वाले एरियाज हैं वहाँ पे वाटर लेवल बहुत शैलो है। तो ये पूरे ओवरऑल पिक्चर हमको एक पर्टिकुलर एरिया का दिखा देता है कि इस मॉनिटरिंग के दौरान इस पूरे एरिया में पानी का लेवल था वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको एक ओवरव्यू में हम देख के बता सकते हैं कि सेंट्रल पोर्शन पार्ट ऑफ राजस्थान इज हैविंग डीपर वाटर लेवल्स, एंड इन दिस सदर्न पार्ट वी आर हैविंग शैलो वाटर लेवल्स। ऐसे ही हम जब वाटर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं तो उसकी क्वालिटी को भी हम प्लॉट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब पानी के अंदर ईसी कितनी है, ईसी वैल्यूज कितनी है, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट कितने हैं, उसका भी हम एक मैप के द्वारा जान सकते हैं। तो ये हमने फॉर एग्जांपल इन राजस्थान हमने जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग किया और इसको प्लॉट किया, तो हमने क्या पाया कि अगर पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसको हमने मोर देन 5000 ईसी से बताया इसमें जो रेड पोर्शन है। फिर थोड़ी अच्छी है 3000 से 5000 ईसी वाले एरियाज थोड़े लाइट पिंक में दिख रहे हैं सेंट्रल पोर्शन में। देन पेरिफेरल पोर्शन में ज़्यादातर पानी है जो फ्रेश है, गुड क्वालिटी है। तो इस पूरे मैप को देख के हम पूरे एक पर्टिकुलर एरिया का सिनेरियो का पता लगा सकते हैं कि हाउ द वाटर क्वालिटी इज बिहेविंग इन ए पर्टिकुलर टाइम। ये फ्लोराइड का मैप है। हम जो वाटर सैम्पलिंग मई में किया, फिर उसको हमने पॉइंट वैल्यूज प्लॉट करके हमने ये सब दिखाया कि कहाँ कहाँ पर फ्लोराइड हमको, अगर फ्लोराइड की कंटेंट वाटर में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है, देन इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो ये जो रेड एरियाज है यहाँ पे फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ मोर देन 1.5, और जो ग्रीन एरियाज है यहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट है जो परमिसेबल लिमिट में है। तो ये सब हमको मॉनिटरिंग के द्वारा ही पता लगता है। अब हमने एक्सप्लोरेशन किया, एक्सप्लोरेशन करके पानी कहाँ है, कितना है, वाटर लेवल्स क्या है, ड्रिलिंग करके हमने फॉर्मेशन का पता लगाया। ये सब करने के बाद में इस सब डेटा को हमने एक्सिमुलेट करके और एक 3D मैप बना दिया उस पर्टिकुलर एरिया का। ये एक एग्जांपल है राजस्थान के जैसलमेर और भरतपुर एरियाज का। तो जो हमने ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ की उससे जो डेटा जनरेट हुआ, इससे हमको पता लगा कि पानी का लेवल कहाँ कहाँ पर है, कितने कितने डेप्थ पर पानी है, कितनी डेप्थ पर फ्रेश वाटर है, कितनी डेप्थ पे सलाइन वाटर है, और पानी की मात्रा भी कितनी कितनी है, उसके आधार पर हमने एक ये 3D मैप बनाया है। सो ये हमारी पूरी स्टडी का एक ही आउटकम है। तो ये दो एक्सट्रीम एरियाज है, एक एरिया जैसलमेर का, एक एरिया है भरतपुर का। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो येलो पोर्शन है फर्स्ट वाले में, तो ये येलो पोर्शन पूरा डीसैचुरेटेड एक्यूफर दिखा रहा है, और ये जो ब्लू पोर्शन है ये एक्यूफर है जिसमें फ्रेश वाटर है, और जो डार्क पोर्शंस है ये पूरा भी एक्यूफर है बट ये सलाइन एक्यूफर है। तो इस 3D से हमको पता लग जाता है कि अगर इस सेक्शन में हमको कहाँ पर फ्रेश वाटर एक्यूफर्स मिल रहे हैं,
कहाँ पर हमको अनसेचुरेटेड पोर्शन मिल रहा है, कहाँ पर हमको सैलिन एक्वीफर मिल रहा है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे ड्रिल करते हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में, तो हमको पता पड़ जाएगा कि फ्रेश वाटर यहाँ पर इस डेप्थ में मिल जाएगा, इस डेप्थ में हमको सलाइन वाटर मिल जाएगा, और यहाँ तक हम ड्रिलिंग करेंगे तो वी विल गेट नो वाटर बिकॉज इट इज अनसेचुरेटेड पोर्शन। तो ये जो पूरा हमारा स्टडी है, ये पूरा जो हमने 3D सेक्शन बताया है, ये हमको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में और इस जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहाँ पर पानी का पता लगाने में हेल्प करेगा। अब हमने देखिए पानी को एक्सप्लोर कर लिया, हमको पता है पानी कहाँ कहाँ पर है, कितना है। अब हमको इसको असेस करना पड़ेगा कि कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर तो वी कैन इजीली से हाँ 1000 लीटर्स है, मिलियन लीटर्स है, इतना एमसीएम पानी है, बिकॉज दैट वाटर इज विजिबल। हमने वॉल्यूम निकाल लिया उस वाटर बॉडी का और फटाफट हमने बता दिया कि दिस वाटर बॉडी कंटेन्स सो मच क्वांटिटी ऑफ वाटर। बट ग्राउंड के अंदर हाउ डू वी डेसिफर कि कितना पानी प्रेजेंट है, दैट इज डन बाय ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन। ये हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो डायनेमिक रिसोर्सेज को एस्टिमेट करते हैं, एक स्टैटिक रिसोर्सेज को। अब ये सिंपल मैं बताऊं, डायनेमिक क्या है कि ऐसा पानी जो हर साल रेप्लेनिश हो रहा है और निकल रहा है। स्टैटिक क्या, जो बस पड़ा हुआ है, तो वो डायनेमिक के नीचे वाला जो पानी रिसोर्सेज है दैट इज स्टैटिक। मतलब नीचे एक्वीफर में पानी जमा हो गया, बारिश से पानी आया, मान लीजिए वाटर लेवल 10 मीटर था, बारिश हुआ, वाटर लेवल है जो 6 मीटर पर आ गया, फिर हमने पानी निकाला, वापस वाटर लेवल 10 मीटर पे चले गया। तो ये 10 और 6 के बीच का जो पानी है दैट इज डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स। और 10 मीटर के नीचे वाला पानी है जो नहीं हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट इज स्टैटिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब इन रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सेस कैसे करते हैं। असेसमेंट है, एस्टिमेशन है, वो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर बात करें तो कितना पानी हमने एक्सट्रैक्ट किया और कितना उसमें रिचार्ज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस है, हमको बता देता है कि कितना पानी हमारे पास में ज़मीन में बचा हुआ है। बारिश से पानी रिचार्ज होगा और हमारे यूजेस के लिए डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो पानी हमारा उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो जो नेट बच जाएगा दैट इज द ग्राउंड वाटर रिसोर्स अवेलेबल। अब एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब पानी को हम निकाल रहे हैं थ्रू सर्टेन स्ट्रक्चर्स। अब वो काय के लिए निकालते हैं, वी यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इरिगेशन पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस। ये 3 यूजेस के लिए हम जनरली ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये टोटल हमारा होता है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो पहले हम ये एस्टिमेट करेंगे कि हमारा टोटल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है, ये पता लगाएंगे। ये पता हम किस किस तरीके से लगाते हैं, यूनिट ड्राफ्ट मेथड से, क्रॉप रिक्वायरमेंट के आधार पर, पावर कंजम्पशन के आधार पर, कंजम्पटिव यूज़ के आधार पर, या पैटर्न के आधार पर। ये इन थोड़े तरीकों से वी कैन इजीली से कि दिस मच ऑफ ग्राउंड वाटर इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एरिया। ये हमको एक पिक्चर दे देगा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, एक क्वांटिटी दे देगा। देन रिचार्ज ड्यू टू रेनफॉल, बारिश से कितना रिचार्ज हुआ, एक तो डायरेक्ट रेनफॉल रिचार्ज हो गया, वो हमने पता लगा लिया। एक वाटर लेवल फ्लक्चुएशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना रिचार्ज हुआ। वाटर लेवल फ्लक्चुएशन मतलब पोस्ट मानसून बारिश के पहले कितना पानी का लेवल था और पोस्ट मानसून बारिश के बाद में पानी का लेवल कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमको पता लगा कि ये ग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन है, तो इतना पानी इसमें रिचार्ज हो गया। तो वो हमको पता लग गया कि कितना पानी रिचार्ज हुआ, और एक्सट्रैक्शन से हमको पता लग गया कि कितना पानी हमने निकाल लिया। अब टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये क्या है, दैट द सम ऑफ रिचार्ज ड्यूरिंग मानसून, बारिश के दौरान, और टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज ड्यूरिंग नॉन मानसून, नॉन मानसून में इरिगेशन फ्लो से, सीपेज से। तो ये टोटल हमारा इन दोनों का सम हमको बताएगा
टोटल ग्राउंड वाटर रिचार्ज। एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो हम कितना जमीन में से पानी निकाल सकते हैं, दैट इज एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं? टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज माइनस एनवायरमेंटल फ्लूज, वो आपको बताएगा एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। मतलब हम जमीन में से कितना पानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में फिर हम कंप्यूट करेंगे स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये स्टेज कैसे है निकालते हैं हम? इट्स अ रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रॉस ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल यूजेस एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इनटू 100। तो ये हमको बता देगा कि हमारा स्टेज कितना है। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करूं तो कितना पानी कितना यूनिट पानी रिचार्ज हुआ, कितना यूनिट पानी मैंने निकाला, इसका जो परसेंटेज है वो मेरे को बताएगा स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट या ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। किसी भी एरिया में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 70% से कम या 70% तक है, मतलब हमने मान लीजिए 100 यूनिट पानी रिचार्ज कर दिया और 70 यूनिट पानी हमने निकाल लिया, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन स्टेज हो गई 70%। ऐसे एरिया को हम कैटेगराइज करते हैं अंडर सेफ कैटेगरी। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे हमने 70 से 90% तक पानी निकाल लिया, देन दे आर कैटेगराइज्ड एज सेमी क्रिटिकल एरियाज। अगर हम 90 से 100 के बीच में अगर पानी का एक्सट्रैक्शन करते हैं देन सच एरियाज आर कैटेगराइज्ड अंडर क्रिटिकल। और अगर हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है दैट इज मोर देन 100%, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना रिचार्ज कर रहे हैं उससे अधिक क्वांटिटी में हम ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, देन सच एरियाज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये एरियाज हैं जो बहुत ही क्रिटिकल एरियाज रहते हैं, यहाँ पे हमको प्रॉपर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राउंड वाटर असेसमेंट। ग्राउंड वाटर असेसमेंट करने से हमको एक ओवरऑल पिक्चर का पता लग जाता है ये जो एरिया है दैट एरिया इज आइदर सेफ और सेमी क्रिटिकल और क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल इंडिया का पिक्चर है जिसमें हमने रिसोर्सेज को एस्टिमेट करके और डिफरेंट कलर्स से शो किया है। असेसमेंट करने के बाद में हमको एक फिगर आया यहाँ पे एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, वो है 392 BCM। तो जो हमारा लास्ट रिसोर्स असेसमेंट था जो हमने 2017 में किया था उससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पूरे इंडिया में हमारे पास में जो रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दैट इज 392 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। इसमें हमारा एनुअल एक्सट्रैक्शन कितना है? 248 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज तो कितने? 392 और हम कितना निकाल रहे हैं? 248। तो हमारा स्टेज कितना हो गया? 63%, जो मैंने अभी रेशियो बताया। तो 63% हमारा यहाँ पे ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट स्टेज है। अब 63% क्या हो गया? लेस देन 70 में आ गया। टोटल असेसमेंट यूनिट, हमने जो यहाँ पे असेसमेंट किया है यूनिट्स, मतलब जो पर्टिकुलर एरियाज में, जैसे सॉफ्ट रॉक एरियाज है तो वहाँ पर हम ब्लॉक्स को लेते हैं, और अगर हार्ड रॉक एरियाज है तो फिर हम वहाँ पर वाटरशेड वाइज असेसमेंट करते हैं। तो हमने पूरे इंडिया में ब्लॉक्स को, अगर हम असेसमेंट यूनिट्स को देखें तो हमारे पास में 6,881 यूनिट्स हैं। मतलब सिंपली ऐसे इतने ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स का असेसमेंट करने के बाद में हमको पता लगा कि इसमें से सिर्फ 4,310 यूनिट्स ही सेफ है जहां पे ग्राउंड वाटर का जो दोहन है, एब्स्ट्रक्शन है, दैट इज लेस देन 70%। और 1,186 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर का एब्स्ट्रक्शन 100% से ज़्यादा है। वो सारे ब्लॉक्स अगर हम पिक्चर में देखते हैं तो सारे हमने रेड कलर से शो किए हैं, एंड ऑल सच ब्लॉक्स आर कंसंट्रेटेड इन राजस्थान, हरियाणा, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। बाकी पोर्शन में अगर हम देखें तो स्थिति क्रिटिकल या सेमी क्रिटिकल या सेफ ब्लॉक्स है। तो ये असेसमेंट से ओवरऑल पिक्चर हमको दिख रही है कि कहाँ पर पानी का दोहन ज़्यादा है, रिचार्ज से अधिक है, और यहाँ पर हमको प्रॉपर
ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। हमको यहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे सो दैट हमको सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मिलते रहें, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमारी चलती रहे। ये राजस्थान का, जैसे मैंने ऑल इंडिया का दिखा है वैसे हमने एक राजस्थान का भी एस्टिमेशन कर रखा है। तो हमने ऑल इंडिया में देखा था कि राजस्थान का पार्ट ही पूरा रेड दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि राजस्थान में 295 टोटल ब्लॉक्स हैं। उन 295 ब्लॉक्स में से 185 ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड, जहां पर ग्राउंड वाटर का दोहन है मोर देन 100% है। तो ये जो पिंक कलर के जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सारे ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर हमको पानी के रिसोर्सेज बहुत कम है, यहाँ पर हमको प्रॉपर मैनेजमेंट प्लानिंग की जरूरत है, रिचार्ज की जरूरत है। अब ये सब असेसमेंट करने से हमको क्या क्या निकलता है, हम क्या क्या इसका फायदा है? ये असेसमेंट करने से हम फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारे पास में कितना पानी है, कितना हम निकाल सकते हैं, और अगर वो गैप नेगेटिव में है तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो अगर हम राजस्थान का एक केस स्टडी करें तो राजस्थान के पास में 11 BCM एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, बट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है? 16 BCM, मतलब रिसोर्सेज 11 है बट एक्सट्रैक्शन 16 है। तो ये जो डिफरेंस है गैप का, 5 BCM का गैप है, इस गैप को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम कैसे फिल कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा। दैट प्लानिंग कैन बी डन थ्रू सर्टेन मेजर्स लाइक रिचार्ज मेजर्स, कंजर्वेशन, रीयूज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे सप्लाई साइड मैनेजमेंट में हम 3 BCM पानी बचा सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियल रिचार्ज करके, उस एरिया में पानी को रिचार्ज करके, रिसाइकिल करके। डिमांड साइड मैनेजमेंट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर सेविंग टेक्निक्स को यूज करके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके। और दूसरे यूजेस क्या हैं? जैसे हम स्प्रिंकलर को यूज करके या फिर ड्रिप इरिगेशन को यूज करके हम पानी को बचा सकते हैं। फिर इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक यूज में हम रीयूज करके हम पानी की सेविंग कर सकते हैं। और जहाँ पर हमको सलाइन वाटर पोटेंशियल मिल रहा है उसको हम डिसैलिनाइज करके इस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। तो एक ही छोटा सा केस स्टडी था। अब ग्राउंड वाटर रेगुलेशन। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जहाँ पर ग्राउंड वाटर का दोहन है जो एक लिमिट से ज़्यादा चले जाता है तो फ्यूचर में ग्राउंड वाटर हमको नील हो जाएगा, नहीं मिलेगा, एंड फ्यूचर जनरेशन विल बी डिवॉइड ऑफ वाटर एंड दिस में कॉज द वाटर स्कैर्सिटी। इस वाटर स्कैर्सिटी सिचुएशन को मीट करने के लिए देयर इज नीड ऑफ ग्राउंड वाटर रेगुलेशन। इसके लिए ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का गठन हुआ बाय द अंडर सेक्शन 3.3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और इस एक्ट के दौरान CGWA पूरे इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं वो पानी को अगर एब्स्ट्रैक्ट करती हैं तो दोज इंडस्ट्रीज हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम CGWA। अब ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, आर्टिफिशियल रिचार्ज के द्वारा, वाटर कंजर्वेशन, जहाँ पर हम रिचार्ज कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऐसी है कि वहाँ पर पानी रिचार्ज होता है तो वहाँ पे हम रिचार्ज करेंगे। अगर अंदर में फॉर्मेशन, ग्राउंड में ऐसी फॉर्मेशन है जो रिचार्ज के लायक नहीं है या पानी को नहीं रख सकती, देन वी हार्वेस्ट वाटर बाई वाटर कंजर्वेशन मेथड, देन रिसाइकलिंग, वाटर को रिसाइकिल करके एंड रीयूज करके। इन कुछ मेजर्स के द्वारा हम ग्राउंड वाटर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का, जो हमारे ऑफिस के अंदर हमने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये एक पिक्चर है। दिस इज ड्रिप इरिगेशन, अगेन टू मैनेज या टू रेस्ट्रिक्ट द ओवर इरिगेशन। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है।
These are the traditional water harvesting structures. अब मैं सिंपल एक स्लाइड के माध्यम से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी सभी जगह गवर्नमेंट भी बहुत प्रेशराइज कर रही है कि सभी को है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट करना है। बट जनरली ज़्यादातर लोगों को तो इसका थोड़ा सा नॉलेज रहता है, बट कॉमन पर्सन इज नॉट हैविंग सच सो मच ऑफ नॉलेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उनके दिमाग में कई क्वेश्चन राइज होते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे करें, कितना पानी हमको अवेलेबल होगा, उसको हम कहाँ रिचार्ज करें। तो एक ही छोटी सी पिक्चर है, इसमें हमने तीन चीज़ दिखाई है। पहला कैचमेंट एरिया, जो हमारी छत है या सरफेस है या पेवमेंट एरिया है, वो हमारा कैचमेंट एरिया है। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें आवश्यक है, वहाँ पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल, कि वहाँ पे रेनफॉल कितना हो रहा है। वो अगर हमको पता है, हमारे कैचमेंट एरिया हमको पता है, सपोज हमारी एक घर की रूफ टॉप है, मान लीजिए 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, तो वो हो गया 100 इंटू 100 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर पे अगर उस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल होता है मान लीजिए 100 mm, तो 0.001 into 1000, that will give the runoff generated from that particular rooftop। उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर रूफटॉप पे अगर 100 mm बारिश गिरेगी तो कितना पानी मेरे को उपलब्ध होगा। नाउ व्हाट टू डू दिस विद दिस रन ऑफ, ये मेरे को पानी तो मिल गया, मान लीजिए 10,000 लीटर्स पानी मिल गया। अब मैं इस पानी का क्या करूं, इसको रिचार्ज कर दूं ज़मीन में, या इसको टंकी में स्टोर करके लीन पीरियड में इसको रीयूज करूं। तो अगर मेरा फॉर्मेशन वहाँ पर अच्छा है, रिचार्ज करने लायक है, देन आई विल गो फॉर रिचार्ज, अदरवाइज आई विल स्टोर इट एंड आई विल यूज इट ड्यूरिंग द लीन पीरियड। दिस इज रिगार्डिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rainwater harvesting is a technique of collection and storage of rainwater at surface or in surface, subsurface aquifer before it is lost as subsurface runoff or as evaporation. Artificial recharge to groundwater is a process by which the groundwater reservoir is augmented at a rate exceeding that under natural conditions of replenishable, यूटिलाइजिंग सुटेबल सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। सिंपल सी बात क्या है कि अगर एक तो बारिश का पानी गिर रहा है, वो डायरेक्ट नेचुरल सीपेज होगा और वो जमीन को रिचार्ज कर देगा, ये है नेचुरल रिचार्ज। अगर मान लीजिए फॉर्मेशन ऐसी है, वो पानी को एक्यूफर तक नहीं पहुंचने दे रही है, मान लीजिए बीच में इम्परमेबल फॉर्मेशन आ गई है और मेरे को मेरे एक्यूफर को रिचार्ज करना है, देन आई रिचार्ज दैट पर्टिकुलर एक्यूफर थ्रू द आर्टिफिशियल रिचार्ज methods by construction of trench or injection well, तो that is called artificial recharge method। तो ये पूरा मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ग्राउंड वाटर को हमको पहले हमने स्टडी किया, कैसे वो ज़मीन पर आया, फिर ज़मीन के अंदर कैसे गया, कहाँ पर स्टोर हुआ, कितना हमारे पास में अवेलेबल था, कितना हमने उसमें से रीयूज किया, एस्टिमेशन के द्वारा हमने पता लगाया, फिर हमने मैनेज किया कि अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कैर्सिटी हो गई है, तो फिर हमको क्या मेजर्स लेने हैं उस वापस सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, इसके द्वारा हम सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। थैंक्स।